पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार क्या है जी? तो देखिए, जिस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे पूंजी बाजार कहते हैं। प्रतिभूतियों का मतलब है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स है। इससे संबंधित सुधारों को ही पूंजी बाजार सुधार कहते हैं। यानी जिस स्थान पर शेयर, डिवेंचर्स का लेन देन किया जाता है उनमें सुधार से संबंधित, उस स्थान से संबंधित सुधारों को पूंजी बाजार सुधार कहते हैं। यह बाजार किसी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी होता है। धुरी का मतलब है ये वो कील है, ठीक है, ये वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ इकोनॉमी घूमती है। तो इसमें क्या सुधार किए गए? तो अनिवासी भारतीय जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, एनआरआई, तथा विदेशी कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के अंश और ऋण पत्र क्रय करने की सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है। इसके बाद है यहां अगर आप देखें पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। पोर्टफोलियो निवेश का मतलब है कि किसी देश में निवेश करना और उस पर कोई नियंत्रण ना होना। यानी हमने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगा दिए किसी अन्य देश में और कंट्रोलिंग हमारी नहीं है, विदेशियों की है, तो हम कहेंगे ये पोर्टफोलियो निवेश है। इसके बाद पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति बोर्ड एवं विनिमय बोर्ड सेबी जिसको कहते हैं उसकी स्थापना की गई। ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया। अब यह मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। पहले आरबीआई तय करता था या सेबी तय करता था कि ऋण पत्रों पर ब्याज क्या रहेगा। अब ये डिमांड और सप्लाई, यानी जितने में खरीदने वाला तैयार है और बेचने वाला तैयार है वो तय होगा ब्याज दर। जारी किए जाने वाले अंशों के मूल्य को निश्चित करने वाला कार्यालय, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। अब कंपनियां अंशों के मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र है और निजी क्षेत्र को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। और सब ब्रोकर यानी ब्रोकर्स के जो दलाल होते हैं उनके सहायक जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 6 पॉइंट है अनुदान प्राप्त करना। नगद क्षतिपूर्ति सहयोग, सीसीएस कहते हैं, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट के रूप में दिए जाने वाले जो है निर्यात अनुदान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि सरकार जो देश में जो लोग, जो उत्पादक विदेशों को निर्यात करते थे, सरकार उन्हें, ठीक है, कुछ सहायता दे देती थी। ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती थी। सीसी को एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि एक निर्यातक ऐसे कच्चा माल का आयात करना चाहता है जो माना भारत में 120 रुपए का और विदेश में 100 रुपए का मिलता है। पहले मान लीजिए हम कोई वस्तु बनाते हैं और उसके लिए जो कच्चा माल है वो भारत में तो जो है 120 का मिल रहा है और विदेश में वो 100 का मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देसी उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ये कहती थी कि भाई आप कच्चा माल यहीं से खरीदो। ठीक है। अब उत्पादक जो थे वो ये कहते थे वहां 100 का मिल रहा है, यहाँ 120 का मिल रहा है, तो हमें तो लॉस हो रहा है। तो सरकार कहती है जो अंतर है यानी 20 रुपए का जो डिफरेंस है उसका भुगतान 20 रुपए वो सरकार अनुदान के रूप में आपको कर देगी। तो 20 रुपए को सीसीएस कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्य व पेट्रो उत्पादों पर भी अनुदान में कमी की गई है। आप देख रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ, गैस इत्यादि पे भी सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है धीरे धीरे। इसके बाद है मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। सरकार द्वारा अनेक उत्पादों पर से मूल्य नियंत्रण हटाने के लिए कदम उठाए गए। मूल्य नियंत्रण का अर्थ कंपनियों द्वारा सरकारी मूल्य पर ही माल बेचने से, यानी पहले क्या होता था कि सरकार तय करती थी कंपनियां किस मूल्य पर वस्तुएं बेचेंगी। अब सरकार ने स्वतंत्रता दे दी गई कि आप देखेंगे कितने में बेचेंगे। मूल्य नियंत्रण हटाने के प्रयास विशेष रूप से खाद, लोहे, इस्पात और पेट्रो उत्पादों में किए गए। इन पदार्थों के आयात पर से भी प्रतिबंध हटाए गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार, तो ध्यान करेंगे कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होता तो व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार के अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों में नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, पूंजी बाजार सुधार, अनुदान व मूल्य नियंत्रण समाप्ति मुख्य है। अब हमें यह देखना है कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों का व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा।
इसके मुख्य कुछ बिंदु निम्न हैं। तो देखिए, सबसे पहले बढ़ती हुई प्रतियोगिता, यानी ये जितनी पॉलिसी सरकार ने लागू की उनका इफेक्ट क्या हुआ, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, बढ़ती हुई प्रतियोगिता। आज व्यवसाय को चौतरफा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, यानी आज आपके कोई भी उत्पाद है वो केवल आपके देश के उत्पादों से कंपटीशन नहीं कर रहा है, बल्कि विदेशी उत्पाद भी आपके यहाँ उपलब्ध हैं, उनसे भी उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। प्रतियोगिता मुख्य रूप से सेवा उद्योग और दूरसंचार, वायु सेवा, बैंकिंग, बीमा आदि में तेजी से बढ़ रही है। प्रतियोगिता जो है वो देश की सीमाओं को पार कर चुकी है। अब इसने ग्लोबल रूप धारण कर लिया है, अर्थात अब हमें कंपटीशन केवल अपने घर के उत्पादों से नहीं करना पड़ रहा, बल्कि विदेशी उत्पादों से भी करना पड़ता है। प्रतियोगिता करने वालों में मुख्यतः नई और पुरानी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आयात, ठीक है, आयात हैं। बढ़ती प्रतियोगिता और का अनेक कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जैसे रंगीन टीवी बाजार की किसी समय की एक मशहूर कंपनी वेस्टर्न की आज बाजार में भागीदारी बिल्कुल नगण्य हो गई है, अर्थात जहां वेस्टर्न का कलर टीवी में स्टार्टिंग में बहुत नाम था, आज आप देखते हैं उनका नाम सुनने को भी नहीं मिलता है। ये कंपटीशन का ही कारण है। ग्राहकों की मांग क्षेत्र में वृद्धि, आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप आज ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध उत्पादों की पूरी सूचनाएं उपलब्ध हैं। पहले सूचनाओं के अभाव में बिना अधिक जांच पड़ताल के ही वस्तुएं और सेवाएं खरीद लेते थे। पहले क्या होता था कि हम जाते थे, साबुन देना जी नहाने का, और कोई भी दुकानदार कोई भी साबुन आपको दे दे, आप लेकर चले आते थे। लेकिन आज जो है कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद ही वो वस्तु खरीदते हैं। इससे ग्राहकों की मांग का क्षेत्र बढ़ गया है। अब वे बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं और सेवाएं खरीदने लगे। इसके बाद तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण, व्यावसायिक वातावरण के अन्य घटकों की अपेक्षा तकनीकी वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी तकनीकी वातावरण में तकनीक जो है, प्रोडक्शन टेक्निक लगातार जल्दी बदल रही है। इसका कारण यह है कि प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है। आज बाजार में वही कंपनी टिक सकती है जो बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाले उत्पाद लेकर आए। अर्थात आप देखते हैं आए दिन नया उत्पाद मार्केट में आ रहा है और केवल वो कंपनी बाजार में कंपटीशन में रुक सकती है जो आए दिन कुछ नया कर रही हो। पुरानी कंपनी जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ऐसी नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने से ही संभव है। नवीनतम या नई तकनीक आधुनिक मशीन और उत्पादन प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। बड़ी फर्मों को इस वातावरण से बड़ी फर्में तो इस वातावरण से जूझ रही हैं, लेकिन छोटी फर्मों के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। यानी बड़ी फर्में तो कुछ हद तक टक्कर दे पा रही हैं, लेकिन छोटी फर्में लगभग खत्म हो गई। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि कार्बन पेपर एक होता है जो हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। अभी कुछ जगह होता है सरकारी कार्यालय में। पहले कार्बन पेपर का बड़ी मात्रा में यूज हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे फोटो स्टेट मशीनें आई, कार्बन पेपर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा। फिर प्राचीन तरह की फोटो मशीनें आई, उसके बाद नई तरह की मशीनें आ रही हैं आजकल, जापानी इत्यादि। तो नई मशीनों के सामने पुरानी मशीनें भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इसके बाद है परिवर्तन की आवश्यकता। आर्थिक सुधारों के लागू होने से पहले, यानी 1991 से पहले व्यवसाय अधिक स्थिर होते थे। एक बार निर्धारित की गई नीतियां लंबे समय तक चलती थी, यानी एक बार पॉलिसी बना ली तो लंबे समय तक चलती। लेकिन आज स्वतंत्र आर्थिक वातावरण के कारण व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। फलस्वरूप व्यवसाय अस्थिर हो गए हैं, यानी उन्हें आए दिन नई पॉलिसी बनानी पड़ती है और नीतियों में जल्दी परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसके बाद है विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता। आज व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। यानी व्यवसाय स्थापित तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो चल जाएगा, आप उसमें पूरी तरह सफल हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। इसका सामना करना साधारण कर्मचारी के बस की बात नहीं है। इसके लिए नवीनतम जानकारियों से पूर्ण मानव संसाधन की आवश्यकता है। ऐसे मानव की मनुष्य की जरूरत है जो पूरी जानकारियां, नई जानकारियां इकट्ठा करने वाला हो। भारत में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, हमारे यहाँ ट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम है। यही कारण है कि इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। और इसके बाद है बाजार प्रधान। स्वामियों के विपणन क्रियाओं के संबंध में दो दृष्टिकोण होते हैं। विपणन का मतलब यहाँ है सेल परचेज, उत्पादन प्रधान और बाजार प्रधान। यानी जब भी एक उत्पादक माल का उत्पादन करता है, दो दृष्टिकोण होते हैं, एक उत्पादन प्रधान और बाजार प्रधान।
उत्पादन प्रधान दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रधान क्या है? पहले उत्पादन किया जाता है और बाद में उसे बेचने के लिए बाजार में लाया जाता है। पहला दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण होता है कि पहले बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है कि बाजार में क्रेता क्या चाहता है और उसके बाद उत्पादन किया जाता है। आज दोनों जो अप्रोच हैं, दृष्टिकोण है, उसमें से दूसरा दृष्टिकोण जो है लागू होता है, ना कि पहला। आज प्रत्येक व्यवसायी जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो पहले ये देख लेता है, सूचनाएं इकट्ठा करता है कि बाजार में ग्राहक क्या चाहता है। अगर कोई उत्पादक पहले दृष्टिकोण को अपनाता है, यानी उत्पादन कर दे, तो उसको शीघ्र ही जो है बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। अर्थात पहले ये सोच थी कि जैसा भी उत्पादन होगा ग्राहक उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन आज यह सोच बदल गई है और यह माना जाने लगा है कि जो ग्राहक चाहते हैं वैसा ही उत्पादन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको बाजार से समाप्त होना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम हुआ है। इस बात की जानकारी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में की जाने वाली कमी से प्राप्त होती है। सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए बजट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इससे ज्ञात होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो रहा है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ये जान लिया है कि उन्हें अपना विकास करने और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए स्वयं ही कोष अर्जित करने होंगे। आप देख भी रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, मान लीजिए हम विद्यालय को ही ले लेते हैं, तो एक जो सरकारी विद्यालय होता है, ठीक है, वो पहले वो लोग इतना प्रयास नहीं करते थे, अगर आज से 15-20 साल पहले जाएं, लेकिन आज प्रत्येक सरकारी विद्यालय का जो अध्यापक है वो भी ये चाहता है, वो प्रयास कर रहा है कि उसके यहाँ भी अच्छे बच्चों का एडमिशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके स्कूल में आए। ठीक है, ये और कुछ नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो उसकी भी भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है, वो भी प्रयास करने लगा है ताकि वो अपने आप को बचाए रख सके। तो बेटे ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको 7th चैप्टर जो है 8th चैप्टर का आएंगे और जिसका नाम है प्लानिंग यानी नियोजन।